if b is equal to 0 and c is less than 0, if b is equal to 0 and c is less than 0, comma, is it true that the roots of is it true that the roots of x square plus bx plus c is equal to 0, x square plus bx plus c is equal to 0 are numerically equal and opposite in sign, are numerically equal and opposite in sign, are numerically equal and opposite in sign, question mark, justify. हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब वो बोलते हैं कि इसमें b तो 0 के बराबर है और जो c है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसके मैं रूट्स निकालूंगा तो क्या वो रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल और अपोजिट आएंगे साइन में। न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट कैसे होगा, जैसे 5 और -5, 4 एंड -4 कि नंबर में तो इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो इसको देखो कैसे करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0। तो a is equal to 1, b is equal to कितना दे रखा है बेटा 0, b is equal to 0 and c is equal to c ही बोलेंगे। बस ये देख लेंगे कि c जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इट इज़ लेस देन 0, ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे? नहीं, इसमें मुझे ये शो करना है, हाँ डिस्क्रिमिनेंट तो निकालेंगे लेकिन ये शो करना है कि जो रूट्स आएंगे ना वो आपका एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। एक 4 है तो एक -4 ऐसा। तो c लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 है तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले लो। हम ये कहते हैं कि जब c लेस देन 0 है तो लेट c इज इक्वल टू -2 ले लो, -2 ले लेते हैं। लेट c इज इक्वल टू -2। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए वो जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बेटा b स्क्वायर क्या हो गया 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c कितना है -2। 0 का स्क्वायर हो गया 0, -4 इंटू -2 क्या हो गया प्लस का 8। ठीक है, तो d आ गया हमारे पास 8। तो जब इसकी रूट्स निकालेंगे तो रूट्स कैसे निकलती हैं, x इज इक्वल टू -b -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a x इज इक्वल टू -b का मतलब क्या हो गया -0 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2 इंटू 1।
तो ये हो गया प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू प्लस का √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का √2। तो क्या हो गया कि जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो न्यूमेरिकली तो इक्वल है, देखो ये भी √2 है और ये भी √2 है, लेकिन साइन उनका अपोजिट है, एक प्लस का है तो एक माइनस का है। सर लेकिन जो माइनस की अंडर रूट होती है वो तो वैलिड ही नहीं होती। हाँ, अगर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो वैलिड नहीं होगा। तो वो चीज़ किससे हो रही है जस्टिफाई, वो हो रही है सी से, क्योंकि सी उन्होंने क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो यहाँ पर ये माइनस का है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, बताइए भाई समझ में आ गया? सी की टर्म्स में निकाल दूँ, सी की टर्म्स में निकाल, रूट सी ही आएगा। उन्होंने क्या बोला है कि सी इज लेस देन 0, तो आप क्या करें, आप ये कह दें कि लेट सी इज इक्वल टू माइनस सी बी एनी नेगेटिव नंबर, बी एनी नेगेटिव नंबर। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, सी एक नेगेटिव नंबर है तो उसको मैंने माइनस सी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो मैंने ले लिया एक नंबर, अगर हम नंबर माने तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस सी, तो बेटा ये क्या हो गया प्लस का 4c। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 4c अपॉन 2 इंटू 1, और अंडर रूट 4c क्या हो जाएगा भाई, रूट 4 है तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट सी अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू प्लस का रूट सी एंड माइनस का रूट सी। समझ गए, उन्होंने ये काम करा होगा वहाँ पर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे सी को माइनस सी मान लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको कोई नंबर भी मान सकते हो, दे दिया ना लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का कोई भी नंबर मान के आपको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन में हम एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ जरा। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं इसमें से, अच्छा जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो करा है सॉल्व सबने? नहीं, सर्कल्स करे हुए बहुत टाइम हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और जो अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है ये वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था 14 जनवरी को।
क्वेश्चन नंबर 12 इसका CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इसमें है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the circle, joining the points of contact to the center. Joining the points of contact to the center. तो क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमें एक चीज़ तो पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो मैंने ये सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर वो हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट को मान लिया आपने P, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q और इस पॉइंट को बोल दीजिए R। रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, याद रखिएगा ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये QOR स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से एक टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट PR, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पर ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्या है, रेडियस और रेडियस। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। करेंगे प्रूव, ट्राई करिए, 1 मिनट में आएगा। ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसका जब से मुंडन हुआ है इसको पहचानती नहीं है, अभी मुंडन हुआ है कुछ दिन पहले।
चलिए जी, तो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, तो हो गया होगा प्रूफ। सर इसको पी क्यू ओ आर को हमें कोऑर्डिनेटर मान के बस। और 90 90 180 बस यही करना है। और कोई आपको ये नहीं कि टेंजेंट्स इक्वल हैं अनइक्वल हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा ये देखना है। मैं जो बोल रहा था कि ये जो क्यू ओ आर है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि ओ क्यू पी आर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो नोट करिएगा इसके सॉल्यूशन में, नोट करिएगा कि सिंस ओ क्यू पी आर इज अ since OQPR is a quadrilateral, therefore angle O plus angle Q plus angle P plus angle R 360 is equal to 360 डिग्री। ठीक है। और अब क्वेश्चन इतना आसान है तो ये मत सोचना कि आपको रीजनिंग करनी ही नहीं है, इसमें लिखना ही नहीं है कुछ भी, रीजन जरूर लिख देना। सबसे पहले तो ये लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, नीचे बस मेंशन कर दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मेंशन कर दिया। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So radius is perpendicular to the tangent. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी ठीक है। एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट द point of contact is 90 डिग्री। ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि एंगल O प्लस Q कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल P प्लस R कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, एंगल O प्लस एंगल P प्लस 180 इज इक्वल टू एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा और कोई क्वेश्चन देखते हैं, यही हमको प्रूव करना था। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों जो एंगल्स इन्होंने बोले हैं उनका एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये किसी का सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, if Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then what she really is, comma, then the square of her age would have been 11 more than would have been 11 more than 5 times her present age.
5 times her present age. Full stop. What is her present age? What is her present age? What is her present age? अब उसकी प्रेजेंट एज, और जनरली हर क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रेजेंट एज ही पूछी जाती है, जो ये एज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं खास तौर पर। तो हम ये कहेंगे इसमें कि लेट द present age of Ritu be X years. ठीक है, if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, तो इसका मतलब क्या है भाई, मैं अपनी उम्र से 5 साल यंग कब हो जाऊंगा? आज से 5 साल पहले, है ना, बिफोर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा कि 5 years ago, if Ritu were younger 5 years then what she really is, अगर ऋतु अपनी आज की एज से 5 साल यंग होती तो, ठीक है, तो वो 5 साल पहले की कहानी हो रही है। तो इसका मतलब 5 साल पहले ऋतु एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। वो बोल रहे हैं देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा होगी। फिर वो समझ रहे हैं क्या बोला उन्होंने? देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, 5 साल पहले अगर ऋतु मतलब इफ ऋतु वर यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज, अगर ऋतु की एज अपनी आज की एज से 5 साल कम होती तो उसकी एज का स्क्वायर जो है वो उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा है। तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स, और उसमें 11 ऐड कर दीजिए, 5x प्लस 11 हो गया। ऑनलाइन वाले समझ गए कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करना है इसमें। x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 11, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और फिर 5x को इधर ले आओ, माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x माइनस 5x माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 14। बताओ जी क्या करूँ? सर 14 ना माइनस 14 माइनस 1। हाँ, माइनस 14 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 14, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 तो ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि क्या कंडीशन है? प्रेजेंट एज 1 है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाती है? -4, है ना, तो वो नहीं ले सकते। x इज इक्वल टू 14 ले लेंगे, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो गई? 14 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ क्वाड्रेटिक का।
एक और देखिए, ये 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। Find the value of m so that the quadratic equation, क्वेश्चन नंबर 2 है। Find the value of m so that the find the value of m so that the quadratic equation mx into 5x minus 6 mx into 5x minus 6 plus 9 is equal to 0 has two equal roots, has two equal roots। इसकी दोनों रूट्स इक्वल आ जाए। इक्वल रूट्स कब आती हैं? जब 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 0 के बराबर रखो, m की वैल्यू बताओ, करिए जी सॉल्व। So 8 plus to 5. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको m की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इन्होंने बोला है 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। ठीक है, करेंगे? करो, एक बार ट्राई करो। ये वाला हो गया? नहीं करो, पहले वो वाला करो, फिर ये भी करो। मैं एक मिनट आया बस। हाँ जी ठीक है, m इज इक्वल टू 5 सही है। ट्वेल्थ टर्म क्या आ रही है? 0 0 चेक करो, बताओ। और m इज इक्वल टू 5।
तो बताओ कोई योग कौन सा कर रहे हो? ठीक है। देखिए अगर इसमें देखते हैं ना ये वाला क्वेश्चन जो है, तो इसको mx को 5x में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 5mx स्क्वायर, और फिर mx को -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6mx, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम बोल देते हैं a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 5m, x के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं b क्या हो गया -6m, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बोल देते हैं c, तो c की वैल्यू क्या हो गई 9। तो a b c हमारे पास आ गया। अब हमें ये बताने के लिए कि उसके रूट्स इक्वल है या नहीं, हमको जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए इक्वल रूट्स के केस में। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसको 0 के बराबर रख दो। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें ऐसा है कि इफ रूट्स आर इक्वल, if roots are equal then d is equal to 0, discriminant d is equal to 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो गया -6m का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या हो गया 5m, और c हो गया 9 इज इक्वल टू 0। -6m का होल स्क्वायर क्या हो गया 36m स्क्वायर, 4 5 का 20, 29 का -180 माइनस का 180m इज इक्वल टू 0। 36 इधर भी m है, इधर भी m है, 36 कॉमन लिया जा सकता है और m भी कॉमन लिया जा सकता है, m-5 आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो या तो 36m 0 के बराबर होगा या m-5 0 के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे 36m इज इक्वल टू 0 और m-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 5। तो याद रखिए भाई m की दो वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, समझ गए? सर लेकिन m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। m की वैल्यू 0, वो इक्वेशन होगी कोई नहीं। इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सही बात है, सही कह रहे हैं। m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम ये कहेंगे कि if m is equal to 0 then the, आप देखिए कि अगर m 0 हो गया तो ये x स्क्वायर वाला टर्म भी 0 और ये जो x वाला टर्म है ये भी 0, तो 9 इज इक्वल टू 0 बचेगा, और 9 इज इक्वल टू 0 एब्सर्ड स्टेटमेंट है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो if m is equal to 0 then the quadratic equation will not exist। Will not exist, so n is equal to 5, n is equal to 5 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला देखिए 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। तो 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म का मतलब क्या है, 7 टाइम्स का मतलब 7 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें 7th टर्म में। तो 7 इंटू A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब 5 इंटू A5। तो 7 इंटू A7 क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 6D और 5 इंटू A प्लस 4D। अब उन्होंने बोला है कि ये कंडीशन दे रखी है, क्या A है क्या D है, कुछ नहीं दे रखा। वो बोल रहे हैं कि आप उसकी 12th टर्म बताइए, बताते हैं अभी। ये हो गया 7A और 7 6 42D, ये हो गया 5A और 5 4 20D। सब कुछ इधर ले आओ, तो 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, हेलो, हाँ जी, तो इधर कर देंगे इसको। सेवन ए माइनस 5a क्या हो गया, 2a प्लस 42 माइनस 20 कितना हो गया, 22d 2 कॉमन इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 के नीचे जा सकती है। a प्लस 11d बचा इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 11d क्या होता है, 12th टर्म ही होता है। वही जैसे यहाँ पर हमारा a प्लस 6d क्या था, 7th टर्म था, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a5 क्या था, 5th टर्म क्या था, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4d। तो a प्लस 11d क्या है, ये है 12th टर्म। ये इस तरह से लिखा गया, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया, 12th टर्म, a12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं आया बेटा समझ में, न्यासा? दोबारा देखिए, इसमें क्या है, इन्होंने बोला है 7 टाइम्स द 7th टर्म। तो टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई करना है आपको 7 टाइम्स, यानी कि 7 विल गेट मल्टीप्लाइड इनटू a7। a7 क्या हो गया, 7th टर्म। 7th टर्म क्या होती है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7th टर्म क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये a प्लस 6d हो गया, a प्लस 6d मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है भाई, हो गया। और ऐसे ही 5a5 5 टाइम्स द 5th टर्म, ये क्या हो जाएगा, भैया रख दो। कोड है, मतलब पैसे हैं। अच्छा, आ रहा हूँ अभी। कितना करना?
हाँ जी, देख लीजिए इसको कि इसमें ये था कि 7 टाइम्स द सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। तो 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई A7। A7 क्या है? A प्लस 6D। 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो A5 क्या होगा? A प्लस 4D। अब इसको सिंपली एक्सपेंड करा है हमने। 7 इंटू ए हो गया 7A, 7 6 42D, 5 इंटू ए हो गया 5A और 5 4 20D। फिर सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, तो 7A माइनस 5A प्लस 42 माइनस 20D इज इक्वल टू 0। तो 7A माइनस 5A हो गया 2A और 42D माइनस 20D हो गया 22D। तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा? A प्लस 11D और 2 इधर 0 के नीचे चला गया, 0/2 0 होता है। तो A प्लस 11D क्या हो गया? A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, सीधा सीधा बोलिए 12th टर्म। तो 12th टर्म इसका 0 आ गया। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, ठीक है फिर। सर कल भी ठीक। स्टैंड मैं मैसेज कर दूंगा, एक बार ना मैसेज चेक कर लेना और क्या